चलो रौनक जी। मैकेनिक्स में विस्कोसिटी से स्टार्ट करेंगे। तो विस्कोसिटी को समझने के लिए देखो, एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग कि सिंपली ये थोड़ा विजिबिलिटी कम है, लिक्विड का लेयर है और इसमें ये जो लेयर्स हम दिखा रहे हैं डॉटेड लाइन से थोड़ा विजिबल हमने कम दिखाया जानकर। तो ये लोअर मोस्ट पॉइंट पर जो लिक्विड लेयर है जिसको हम लोग ए बी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो रेस्ट कंडीशन में। जैसे जैसे आप अब जाते हैं डी लेयर पे और एक्स वाई लेयर पे, तो इसका वेलोसिटी हमने एक को v से रिप्रेजेंट किया, ऊपर वाले को v प्लस dv से। और उसी तरह से यहां से बेस से इसका डिस्टेंस x लिया, इसका डिस्टेंस x प्लस dx लिया। इसका मतलब जब लिक्विड का फ्लो हो रहा है तो उस कंडीशन में जब दो लेयर को हम लोग कंसिडर करते हैं, दो डिफरेंट लेयर को, तो इन लेयर के बीच में एक टेंजेंशियल फोर्स एक्ट करता है जो इसके मोशन को अपोज करता है। जो हमने लेयर लिया, जैसे एक V लिया, एक V प्लस dV लिया, और जो बिल्कुल कंटेनर के लोअर मोस्ट पॉइंट पर लिक्विड है वो स्टेशनरी है, वो रेस्ट कंडीशन में। इसका मतलब यहां पर V का वैल्यू 0 है। जैसे जैसे जा रहे V का वैल्यू इंक्रीज करता जा रहा है। अपर मोस्ट लेयर पे V का वेलोसिटी इंक्रीज कर गया। इसका मतलब यदि हम जस्ट अपर से लोअर पे जा रहे तो इसका वेलोसिटी डिक्रीज कर रहा है, ये कह सकते हैं हम। और अपर लेयर पे वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा है। इसका मतलब डिक्रीज कर रहा है तो सम रिटार्डेशन टेक्स प्लेस, कहीं ना कहीं रिटार्डेशन हो रहा है। तो वो जब दो रिलेटिव मोशन, जो डिफरेंट लेयर जो हमने यहां पर एक्स वाई दिखाया और सी डी लिखा, इन दोनों के बीच में एक फोर्स एक्ट कर रहा है जो इसके मोशन को अपोज कर रहा है। और वो फोर्स क्या हो रहा है? टेंजेंशियली एक्ट कर रहा है जो दोनों के रिलेटिव मोशन को अपोज कर रहा है। और इस इंटरनल फोर्स को हम लोग विस्कस फोर्स कहते हैं। इसका मतलब जब भी लिक्विड का फ्लो होगा, फ्लूइड का फ्लो होगा, तो एक फोर्स एक्ट करेगा जो रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेगा, जस्ट लाइक फ्रिक्शन फोर्स जो मोशन को अपोज करता, वैसे ही यहां पर एक विस्कस फोर्स होगा जो मोशन को अपोज करेगा। इसलिए यहां पर अपर मोस्ट लेयर का वेलोसिटी इंक्रीज करते हुए दिखाया, लोअर मोस्ट का डिक्रीज करते हुए दिखाया। अब ये जो डिफरेंट लेयर है, दो डिफरेंट लेयर के बीच का डिस्टेंस dx लिखा। इसका मतलब यहां पे जो वेलोसिटी में डिक्रीज हुआ या वेलोसिटी में जो चेंजेस हुआ वो dv से रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हर दो लेयर के बीच का डिफरेंस यदि हम निकाले ऐसे मैथमेटिकली, तो dv और डिस्टेंस दोनों के बीच का देखें, इसका x प्लस dx है और इसके बीच का डिस्टेंस dx है, तो ये क्या कहलाएगा? वेलोसिटी चेंजेस विद डिस्टेंस। और इस टर्म को हम लोग कहते हैं वेलोसिटी ग्रेडियंट। ग्रेडियंट का मतलब होता है कि कोई भी क्वांटिटी डिस्टेंस के इंक्रीज करने से डिक्रीज कर रहा हो या नेगेटिव स्लोप दे रहा हो। इसका मतलब अपर मोस्ट लेयर से यदि हम इसको कंपेयर करें तो dv का वैल्यू जैसे जैसे ये dv फिर dx dv dx, इसका मतलब क्या हुआ? वेलोसिटी डिक्रीज कर रहा विद डिस्टेंस। ऊपर dv प्लस v, नीचे v, इसका मतलब dv चेंज हुआ विद dx, तो dv डिक्रीज किया विद dx, इसलिए टर्म आ गया वेलोसिटी ग्रेडियंट। समझ में आ गया ये चीज? ये सब कुछ लिखा हुआ, अभी लिखने की कोई जरूरत नहीं, पहले समझ लेते हैं। तो यहां पर dv बाई dx का मीनिंग समझ में आया। अब ये देखो, इसी को यहां पर डिफरेंट लेयर को दिखाया। ये लेयर क्या भाई? जैसे इसका वेलोसिटी v है, इस पर फोर्स लग रहा है F, या सिंपल ये दो डिफरेंट लेयर है, इसी के बीच का डिस्टेंस हम लोगों ने dx लिखा। और ये क्या है? एरिया ऑफ द लेयर। अब इसमें
यहां पर इसका रिलेशन क्या आता है? कहता द प्रॉपर्टी ऑफ ए फ्लूइड ड्यू टू विच इट अपोजेस द रिलेटिव मोशन बिटवीन इट्स डिफरेंट लेयर इज कॉल्ड विस्कोसिटी और फ्लूइड फ्रिक्शन और इंटरनल फ्रिक्शन एंड द फोर्स बिटवीन द लेयर्स अपोजिंग द रिलेटिव मोशन। जो फोर्स लग रहा है वो रिलेटिव मोशन को अपोज कर रहा है। ठीक, इसी को हम लोग विस्कस फोर्स कहते हैं। तो इसमें हमने क्या लिखा देखो, कंसीडर टू लेयर्स सी डी एंड एक्स वाई। सी डी के लिए क्या है वेलोसिटी v, एक्स वाई के लिए कितना है v प्लस डी वी, यही है। डिस्टेंस कितना है बॉटम से यदि आप ले तो एक का डिस्टेंस x है और दूसरे का डिस्टेंस क्या x प्लस डी एक्स। डिफरेंस कितना आ गया dx का। तो dv बाई dx क्या कहलाता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद डिस्टेंस एंड इज नोन एज वेलोसिटी ग्रेडियंट। आ गया समझ में? तो डेफिनेशन बहुत इजी, वो लिख लो। देखो, द प्रॉपर्टी ऑफ ए फ्लूइड ड्यू टू विच it opposes the relative motion between its different layers is called viscosity. क्लियर? अब यहां पर ये फिगर आप ड्रॉ कर सकते हैं। बॉटम को रेस्ट में दिखा दीजिए, ये v दिखा दे, शो कर दे, और ये लेयर को v प्लस डी वी से रिप्रेजेंट कर दे। और यहां पर dv बाई डी एक्स माइनस dv बाई डी एक्स को हम लोग लिखेंगे वेलोसिटी ग्रेडियंट। इसका मतलब यहां पर जो विस्कस फोर्स डिपेंड करेगा, नेचर ऑफ द फ्लूइड, वेलोसिटी ग्रेडियंट एंड एरिया ऑफ लेयर इन कांटेक्ट। ये जो लेयर हम दिखा रहे हैं वो इस लेयर का एरिया ए। ये जो लेयर है इसी लेयर को हमने इस फॉर्म में एरिया के फॉर्म में दिखाया। ठीक है ना? तब समझ में आएगा ना। ऐसे लेयर ए कहेंगे तो एक सिंपली एक इमेजरी शेप बना दिया, और उन दोनों के बीच का या इसी के बीच ना फ्रिक्शन फोर्स एक्ट कर रहा है। तो ये फर्स्ट लेयर, सेकेंड लेयर, ठीक। इसका वेलोसिटी v ऊपर वाले का दिखाओगे तो v, इस या नीचे वाले का देखोगे तो v माइनस डी वी, और अदरवाइज v इसको शो करोगे तो इसको v प्लस डी वी। आगे यहां तक समझ में? ठीक। तो विस्कस फोर्स किस किस पैरामीटर पर डिपेंड करेगा? देखो, बिटवीन टू पैरेलल लेयर्स ईच ऑफ एरिया ए और हैविंग वेलोसिटी ग्रेडियंट dv बाई dx। ठीक है? तो यहां पर फोर्स किस किस पैरामीटर पर डिपेंड कर रहा है? तो लिखो, द विस्कस फोर्स डिपेंड्स ऑन द फॉलोइंग फैक्टर्स। द विस्कस फोर्स डिपेंड्स ऑन द फॉलोइंग फैक्टर्स। फर्स्ट, नेचर ऑफ द फ्लूइड, और उसको ब्रैकेट में लिख देंगे आप कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ही नेचर ऑफ फ्लूइड को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक। तो F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी के लिए ईटा सिंबल यूज किया, और A एरिया ऑफ लेयर्स
एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू dv बाई dx। तो सबको हम कंबाइन कर दे तो F इजिकल टू माइनस क्यों यूज हुआ कि वेलोसिटी डिक्रीज कर रहा है अपर मोस्ट लेयर के रिस्पेक्ट में। तो फाइनल रिलेशन क्या आ गया F इजिकल टू माइनस ईटा ए dv बाई dx। ईटा को हम लोग कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। अब एक कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी कहां के लिए टर्म आया नेचर ऑफ द फ्लूइड। ठीक, इसका यूनिट होता है पॉइजली और पॉइज भी कहते हैं डेका पॉइज भी कहते हैं। एसआई सिस्टम में डेका पॉइज, सीजीएस में पॉइज यूज करते हैं और वन पॉइजली वन डेका पॉइज होता है। तो ईटा का यूनिट इस फॉर्म में लिखा। अब ईटा किसके बराबर देख लो, फोर्स हो गया, dx ऐसे लिखते यूनिट के अकॉर्डिंग लिख लेते हैं, a और dv हो गया। तो ये क्या बन गया न्यूटन, ये क्या हो गया मीटर, नीचे मीटर स्क्वायर और ये मीटर पर सेकेंड, सेकेंड को ऊपर ले गए, एक मीटर मीटर कैंसिल हो गया तो क्या बना न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। इसका मतलब ये वन पॉइस या पॉइजली आप कहते हैं, पॉइस सीजीएस में आ जाएगा, वन पॉइजली यू आई होता है डबल एल ई, वन पॉइजली। थोड़ा ये जल्दबाजी के चक्कर में गलत लिख दिया, POISE UILLE होता है, या मिस्टेक है, डबल LE होगा, पॉइजली न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। और इसी को हम लोग डेका पॉइज भी कहते हैं, डेका पॉइज। पॉइज सीजीएस में होता है और वन डेका पॉइज इज इक्वल टू 10 पॉइज। ठीक, और पॉइस क्या हो गया न्यूटन की जगह पर क्या आ जाएगा डाइन, सेकेंड तो ऑलरेडी रहेगा पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो दो यूनिट याद रखना है, एसआई के लिए पॉइसली और डेका पॉइस, सीजीएस के लिए पॉइस। हो गया। अब यहां पर एक चीज विस्कोसिटी के बारे में जानना है कि जब हम प्रेशर को इंक्रीज करते हैं तो विस्कोसिटी लिक्विड का इंक्रीज करता है। ठीक, ये आपको दिमाग में रखना है, एक्सेप्ट वाटर। और जब गैस की बात करते हैं, फ्लूइड की बात करें, तो लिक्विड के केस में विस्कोसिटी इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन प्रेशर, लेकिन गैस के केस में इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर होता है। ठीक, और विस्कोसिटी ऑफ वाटर, यदि हम लिक्विड की बात करें एक्सेप्ट वाटर लिख दिया, और विस्कोसिटी ऑफ वाटर डिक्रीजेस विथ इंक्रीज इन प्रेशर। तो पॉइंट वाइज लिख लो, लिखो विद इंक्रीज इन प्रेशर विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड इंक्रीजेस, विद इंक्रीज इन प्रेशर viscosity of liquid increases। Second point, with increase in pressure viscosity of water decreases। वाटर एक्सेप्शनल केस हो गया। ठीक, थर्ड पॉइंट, viscosity of gases is independent of pressure। हो गया। अब आ जाओ नेक्स्ट है स्टोक्स लॉ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
स्टोक्स कहता है कि किसी भी स्फेरिकल बॉडी, ओनली फॉर स्फेरिकल, किसी स्फेरिकल बॉडी को किसी लिक्विड में हम इमर्ज कर दे या सिंपली हम रिलीज कर दे, तो एक कांस्टेंट वेलोसिटी से जब वो मूव करता है तो एक फोर्स एक्ट करता है टेंजेंशियली टू द सरफेस, और उस फोर्स को हम लोग विस्कस टेंजेंशियल फोर्स कहते हैं। अभी जो हम लोगों ने विस्कस फोर्स पढ़ा वो क्या था? हॉरिजॉन्टल। हम यहां पर उसको लिक्विड के केस में दिखा रहे हैं कि स्टेशनरी लिक्विड है, लिक्विड का फ्लो नहीं हो रहा है, और एक सिंपल एक स्फेरिकल बॉडी को ड्रॉप कर रहे हैं। ठीक, अब उस कंडीशन में हमने कहा कि अभी जस्ट हम लोगों ने पढ़ा ना कि डिफरेंट लेयर क्या करता है भाई, दो डिफरेंट लेयर के बीच में एक विस्कस फोर्स एक्ट कर रहा है। तो यहां पर क्या होगा कि जैसे ही इसका फ्लो होगा तो एक फोर्स एक्ट करेगा टेंजेंशियल टू द सरफेस, और इस फोर्स को हम लोग कहते हैं विस्कस फोर्स और विस्कस ड्रैग भी कहते हैं। अब ये फोर्स डिपेंड करता है नेचर ऑफ द फ्लूइड, जिसके लिए टर्म है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, इस स्फेरिकल बॉडी का रेडियस, और जिस वेलोसिटी से ये मूव कर रहा है उस पर डिपेंड कर रहा है। अब इस तीनों को हम इक्वेशन को, इस तीनों पैरामीटर को लिखते हैं तो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी 6 पाई यूज करते हैं, 6 पाई ईटा आर वी। तो F इज इक्वल टू 6 पाई ईटा आर वी। ये स्टोक्स लॉ के अकॉर्डिंग एक इक्वेशन आया विस्कस फोर्स का। तो स्टोक्स लॉ का ये रिलेशन है, ये रिलेशन हम लोगों को याद रखना है। वही कहता है, इट स्टेट्स दैट द बैकवर्ड ड्रैगिंग फोर्स ऑफ विस्कोसिटी एक्टिंग ऑन a spherical body of radius moving with velocity v through a fluid of viscosity eta is F is equal to 6 pi eta RV। अब इसको हम लोग यूज करेंगे, इस रिलेशन को यूज करके देखेंगे कि किसी भी लिक्विड में कैसे एक स्फेरिकल बॉडी को ड्रॉप करते तो किस किस पैरामीटर पर डिपेंड करता है। तो कहता है कि जिस वेलोसिटी से वो स्फेरिकल बॉडी ड्रॉप हो रहा है और जो मैक्सिमम वेलोसिटी एक्वायर करता है उसको हम लोग टर्मिनल वेलोसिटी कहते हैं। ठीक, तो टर्मिनल वेलोसिटी का मतलब ये हो गया कि सिंपली जैसे एक हमने यहां पर दिखाया एक लिक्विड लेयर और इस बॉल को ड्रॉप करते हुए दिखाया जिसका वेट वर्टिकली डाउनवर्ड, और ये जो टी है अपथ्रस्ट एक्सर्टेड बाय द फ्लूइड, और ये जो एफ लिखा है टेंजेंशियल टू द सरफेस एक्ट करेगा, और इसका नाम क्या है? विस्कस ड्रैगिंग फोर्स या विस्कस फोर्स। ठीक, तो कहता है कि मैक्सिमम कांस्टेंट वेलोसिटी अटेन्ड बाय स्फेरिकल बॉडी व्हाइल फॉलिंग थ्रू अ विस्कस मीडियम। The maximum velocity attained by a spherical body while falling through a fluid, उस कंडीशन में जो मैक्सिमम वेलोसिटी होता है उसी को हम लोग कहते हैं टर्मिनल वेलोसिटी। अब इस टर्मिनल वेलोसिटी का वैल्यू निकालेंगे। यहां पर कंडीशन क्या क्या है ध्यान देंगे। ये जो हम बॉडी ड्रॉप कर रहे हैं इसका डेंसिटी रो ले लेंगे, इसका रेडियस आर, और ये जो लिक्विड है इसका डेंसिटी सिग्मा। अब यहां पर जब ये बॉडी इक्विलिब्रियम कंडीशन में आएगा, इन इक्विलिब्रियम, तो जो वेट बॉडी का होगा वर्टिकली डाउनवर्ड, इसको बैलेंस करेगा अपथ्रस्ट जिसको यू या टी जिससे आप लिखना चाहें, प्लस विस्कस फोर्स टेंजेंशियल टू द स्फेरिकल बॉडी, ये स्फेरिकल बॉडी के टेंजेंशियली एक्ट करेगा, मींस F प्लस टी का सम वेट के इक्वल। ठीक, बॉडी ड्रॉप कर रहा है तो ऑब्वियसली लेयर क्या करेगा? लिक्विड का लेयर मोशन को अपोज करेगा, तो मोशन को अपोज करने के लिए टेंजेंशियल फोर्स लगा F, और अपथ्रस्ट एक्सर्टेड बाय द लिक्विड, वो भी तो होगा।
क्योंकि जब बॉडी को ड्रॉप करेंगे तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग बॉडी अपना वेट को लॉस करेगा और वही हमारा अपथ्रस्ट के बराबर होगा। इसका मतलब यहां पर अपथ्रस्ट एक्सर्टेड टी या यू प्लस विस्कस फोर्स एफ वर्टिकली अपवर्ड एंड वेट वर्टिकली डाउनवर्ड। ठीक है, यहां तक हमको अब इस विस्कस फोर्स का वैल्यू पता है। कितना वैल्यू पता है? स्टोक्स लॉ के अकॉर्डिंग 6 पाई ईटा आरवी, वो वैल्यू डालेंगे तो एफ का वैल्यू क्या आ गया? 6 पाई ईटा आरवी। तो इसको हम लोग एफ को एक साइड रख दें, वेट माइनस अपथ्रस्ट या टी जो लिखना चाहे आप, ये वैल्यू क्या आ गया? 6 पाई ईटा आरवी। वेट, इट इज द ट्रू वेट ऑफ द बॉडी। ट्रू वेट का अपरेंट वेट तो माइनस करेंगे तो यहां पर पहले इसका वैल्यू कितना आ जाएगा वेट का? mg। तो मास को वॉल्यूम इंटू डेंसिटी के फॉर्म में लिख सकते हैं, तो क्या आ जाएगा? वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब इंटू डेंसिटी बॉडी का रो। ये क्या हो गया पूरा टर्म? m इंटू जी। ट्रू वेट बन गया। अब थ्रस्ट 4/3 पाई आर क्यूब, वॉल्यूम तो बॉडी का वही रहेगा, ठीक। और डेंसिटी ऑफ द वाटर हो गया, ये क्या बन गया? इसका मास जो डिस्प्लेस हुआ, ठीक, और इनटू जी। अब इससे 4/3 पाई आर क्यूब कॉमन, रो माइनस सिग्मा जी इज इक्वल टू 6 पाई ईटा आरवी। अब इसको सॉल्व करके हम लोग क्या फाइंड कर रहे हैं? टर्मिनल वेलोसिटी। तो इसको सॉल्व करके टर्मिनल वेलोसिटी का वैल्यू बताओ कितना आ गया? या v यूज करो या vt यूज कर लो। तो यहां पर हम लोग vt यूज कर लेते हैं। टर्मिनल वेलोसिटी सॉल्व करें तो देखिए 2/9 r स्क्वायर रो माइनस सिग्मा बाई जी। देखो यही आ रहा है रिलेशन या नहीं? जस्ट ए मिनट, एक मिनट में लगता है कि कुछ जल्दबाजी में कुछ गलत एक्सप्रेशन लिख दिया। हम एक बार कैलकुलेट करके आपको दिखा देते हैं। तो यहां से आपका पाई पाई कैंसिल हो गया और ये बन गए 2 3 और ये 2, तो 2/9 आर का एक पार कैंसिल हो गया तो 2 बचा। तो यहां से वेलोसिटी इज इक्वल टू 2/9 आर स्क्वायर बचा। ये बिल्कुल सही था, रो माइनस सिग्मा, ठीक था। जी नोमरेटर में होगा और डिनोमिनेटर में कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ईटा। देखो सॉल्व करके, हाँ वीटी अलग करना या वी। क्या यही रिजल्ट आया? कंफर्म, गुड। अब इससे क्या क्या हम लोग एनालाइज करेंगे? पहले एक बार हम लोग चेक कर ले अपने रिजल्ट को। ये रिजल्ट है, ठीक। इसी रिजल्ट को हम लोगों ने यूज किया तो फाइनली 2/9 आर स्क्वायर रो माइनस सिग्मा जी बाई ईटा कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, ठीक है, क्लियर। अब यहां से हम लोग रिजल्ट को देखते हैं क्या क्या रिजल्ट आ सकता है। यदि रो का वैल्यू सिग्मा से ज्यादा, तो पहले हम आर स्क्वायर पे बात कर लें। रेडियस का वैल्यू जितना टाइम इंक्रीज करोगे उसका स्क्वायर वेलोसिटी इंक्रीज करेगा। यदि ट्वाइस करोगे तो 4 टाइम्स हो जाएगा। 2 का स्क्वायर आर का स्क्वायर है, ठीक। पहला पार्ट। सेकेंड पार्ट क्या बनेगा? रुको ना, पहले एक एक पार्ट को क्लियर कर रहे हैं।
तो पहला पार्ट हमारा ये बना, देख लो, डिपेंड्स ऑन द रेडियस ऑफ द स्फीयर. सो इफ रेडियस इज मेड n फोल्ड, मतलब 2 टाइम्स, तो वेलोसिटी बिकम्स 4 टाइम्स n स्क्वायर. ठीक. दूसरा रिजल्ट क्या आएगा? ग्रेटर द डेंसिटी ऑफ सॉलिड, मतलब रो ग्रेटर विल बी द टर्मिनल वेलोसिटी. ठीक. थर्ड पॉइंट, ग्रेटर द डेंसिटी एंड विस्कोसिटी, ईटा लार्जर कर दो तो क्या होगा? लेसर विल बी टर्मिनल वेलोसिटी. क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट, इफ रो लार्जर देन सिग्मा, डेंसिटी ऑफ द बॉडी इज लार्जर देन डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड, तो वेलोसिटी पॉजिटिव. पॉजिटिव का मतलब क्या हुआ? वेलोसिटी किधर है भाई? बॉडी किधर जा रहा है? नहीं, वेलोसिटी किधर है? विद इन द फ्लूइड, इनसाइड द फ्लूइड. डाउनवर्ड, तो वेलोसिटी पॉजिटिव का मतलब डाउनवर्ड. अब वेलोसिटी निगेटिव का मतलब अपवर्ड. ठीक. इसका मतलब डाउनवर्ड डायरेक्शन में. अब रो लेस देन सिग्मा, डेंसिटी ऑफ द बॉडी इज लेस देन डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड, तो वेलोसिटी निगेटिव. रो लेस देन सिग्मा, तो वेलोसिटी निगेटिव. इसका मतलब अपवर्ड. इसका मतलब एयर बबल अपवर्ड जाएगा, क्लाउड्स अपवर्ड जाएगा, अपोजिट टू द मोशन. इसलिए देखिए क्या लिखा है, रो ग्रेटर देन सिग्मा, देन टर्मिनल वेलोसिटी विल बी नेगेटिव एंड हेंस द स्फेरिकल बॉडी विल अटेन कांस्टेंट वेलोसिटी इन अपवर्ड डायरेक्शन. और एग्जांपल लिख दिया, एयर बबल इन ए लिक्विड एंड क्लाउड्स इन द स्काई. आगे समझ में? फोटो ले लीजिए, ऐसे हम भेज देंगे, थोड़ा टाइम लगेगा फिर भी अभी के क्लास के लिए. हो गया? अब आ जाए नेक्स्ट पार्ट, अब पॉइजली फॉर्मूला. तो इतना पॉइज के बारे में बात किया तो पॉइजली फॉर्मूला ही पढ़ ले. ये सिंपल एक फॉर्मूला है. ये एक सिलेंड्रिकल ट्यूब है जिसका रेडियस आर, इसका लेंथ एल. सिंपल फॉर्मूला, ज्यादा आप इसमें एफर्ट ना करें. अब इस ट्यूब से लिक्विड का फ्लो हो रहा है, लिक्विड का फ्लो हो रहा है, कंटिन्यूअसली फ्लो हो रहा है. अब यहां पर इसका रेडियस आर है, लेंथ एल है, तो प्रेशर का डिफरेंस होगा ना दोनों एंड पर. तो जो वॉल्यूम ऑफ लिक्विड फ्लो करेगा, क्वांटिटी ऑफ लिक्विड फ्लो करेगा, वो डिपेंड करेगा नेचर ऑफ द फ्लूइड मींस ईटा, रेडियस, प्रेशर डिफरेंस एंड लेंथ. इस पैरामीटर पर डिपेंड करता है और इससे हम लोगों को रिजल्ट आता है, वही कहता है स्ट्रीमलाइन फ्लो. स्ट्रीमलाइन का मतलब कंटिन्यूअस फ्लो. ठीक. तो प्रेशर डिफरेंस P मेंटेन कर दिया हमने, ट्यूब का लेंथ L ले लिया, रेडियस R. तो देखिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कहता प्रेशर डिफरेंस, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्थ पावर ऑफ रेडियस, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द कैपिलरी ट्यूब. तो फाइनली वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड फ्लोइंग पर यूनिट टाइम, जिसका वैल्यू होता π/8 PR4 ईटा L. ये याद रखना है, ये रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है. डेरिवेशन हमारे सिलेबस में नहीं है. तो ये जो वॉल्यूम ऑफ लिक्विड फ्लोइंग पर यूनिट टाइम कहता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर डिफरेंस. प्रेशर डिफरेंस मतलब P1 और P2 का डिफरेंस, और इस डेल्टा P को हम P से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्थ पावर ऑफ रेडियस, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नेचर ऑफ द फ्लूइड, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ. इन सब को कंबाइन करते हैं और कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी हमने नहीं, पॉइजली ने फाइंड किया था π/8 PR4 डिवाइडेड बाय ईटा इनटू L. ये याद रखना है रिलेशन. इसी को हम लोग कहते हैं पॉइजली फॉर्मूला.
हो गया। अब आ जाए लैमिनर फ्लो। लैमिनर का मतलब है कि जब लिक्विड का फ्लो इन द फॉर्म ऑफ कंटिन्यूअस लेयर हो जाए, उसी को हम लैमिनर फ्लो कहते हैं। स्टडी फ्लो, लैमिनर फ्लो मतलब इन द फॉर्म ऑफ लेयर्स। ठीक। अब इस कंडीशन में जब इन द फॉर्म ऑफ लेयर होता है, जैसे मान लो एक ट्यूब आपके सामने हमने ऐसा ड्रॉ कर दिया, मान लो अब इससे लिक्विड का फ्लो हो रहा कंटिन्यूअस इन द फॉर्म ऑफ लेयर। कहीं भी देखो जिगजैग नहीं है, कहीं कुछ नहीं। तो इसका वैल्यू कहता है ये जो एक्सिस है इसके अलोंग इसका वैल्यू मैक्सिमम होगा, और जहां पर वॉल है यहां पर वेलोसिटी 0 होगा। इसी को हम लोग लैमिनर फ्लो कहते हैं, कंटिन्यूअस। तो इस लैमिनर के लिए टर्म लिखा स्टडी फ्लो। स्टडी का मतलब डजंट चेंज विथ टाइम। ये क्वांटिटी जो लिक्विड का फ्लो है वो टाइम के साथ नहीं वेरी कर रहा है, रिमेन अनचेंज्ड। तो उसको हम लोग कहते हैं स्टडी फ्लो, कंटिन्यूअस। तो सिंपली हम लोग लिख सकते हैं द स्टडी फ्लो इन विच लिक्विड मूव्स इन द फॉर्म ऑफ लेयर्स इज नोन एज लैमिनर फ्लो। आ गया समझ में? क्लियर? और फिगर ड्रॉ करके हम लोग यहां पर अपने नोट्स में बना सकते हैं कि v यहां 0 होगा और एक्सिस पर वेलोसिटी मैक्सिमम। हो गया? नेक्स्ट आ जाए क्रिटिकल वेलोसिटी। क्रिटिकल का मतलब समझते हो? बहुत इजी एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन बोलते हैं जिससे समझ में आ जाएगा। x माइनस टू इज इक्वल टू 0। x माइनस टू इज इक्वल टू 0। तो x का क्या वैल्यू रखे जिससे 0 हो जाए? 2 इज द क्रिटिकल वैल्यू। x इज इक्वल टू 2 इज द क्रिटिकल वैल्यू ऑफ इक्वेशन। वैसा ही एक वेलोसिटी जिससे पहले का फ्लो स्टडी हो और उसके बाद का फ्लो जिगजैग हो जाए, वो पर्टिकुलर लिमिट क्रिटिकल होगा। हम लोग कहते हैं ना भाई किसी की कंडीशन बड़ी बहुत खराब है तो क्रिटिकल सिचुएशन, इसका मतलब उसके लाइफ और डेथ के बीच का वो पार्ट है। इसका मतलब क्रिटिकल कंडीशन में चला गया, टेंड्स टू डेथ। यही ना मतलब है? कहने का मतलब है कि वो अपने लाइफ से डिफरेंट कंडीशन में जा रहा है। तो यहां पर वही है कि एक लेयर का फ्लो स्टडी है, कंटिन्यूअस फ्लो है, अब उसके बाद क्या होने लगेगा, इधर उधर जिगजैग, जिसको हम लोग कहेंगे दो पार्ट में लैमिनर फ्लो है। और लैमिनर में यदि वो चेंज नहीं कर रहा तो स्टडी फ्लो, और स्टडी के बाद यदि क्रिटिकल वेलोसिटी के बाद का वेलोसिटी होगा तो उसको हम लोग कहेंगे टर्बुलेंट जिगजैग। जैसे मान लो कि एक सिंपल रिवर का फ्लो हो रहा है, कंटिन्यूअस लेयर लैमिनर फ्लो, स्टडी फ्लो, और कहीं पीलर आ जाए, कहीं पुल आ जाए, गांधी सेतु से गुजर रहे हैं, पीलर के पास इधर उधर मोशन हो गया, जिगजैग, टर्बुलेंट। तो टर्बुलेंट से पहले एक वेलोसिटी है जिसका नाम क्रिटिकल वेलोसिटी, और उसके बाद वो टर्बुलेंट हो जाएगा। क्लियर? तो वही कहता है द क्रिटिकल वेलोसिटी ऑफ ए लिक्विड इज द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ इट्स वेलोसिटी ऑफ फ्लो अप टू विच फ्लो इज स्ट्रीमलाइन। तब तक स्ट्रीमलाइन, और उसके बाद अब विच द फ्लो बिकम्स टर्बुलेंट। और ये डिपेंड करता है, इसका रिलेशन आता है रेनॉल्ड्स नंबर, अभी जस्ट पढ़ेंगे। रेनॉल्ड्स का पेन बना, देखिए रेनॉल्ड्स के पेन पर जो डिजिट है उसका नाम क्यों रखा गया वो भी आपको समझ में आ जाएगा। तो यहां पर रेनॉल्ड्स नंबर, और ये क्या हो गया, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, नेचर ऑफ द फ्लूइड, रो डेंसिटी, डी डायमीटर ऑफ द ट्यूब। डी डायमीटर ऑफ द ट्यूब, याद रखिएगा। ट्यूब जिस ट्यूब से फ्लो है,
जिस कंटेनर से फ्लो है उसको हम लोग ट्यूब एज्यूम कर रहे हैं। तो क्रिटिकल वेलोसिटी हो गया आर ई रेनॉल्ड्स नंबर, ईटा कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, रो क्या हो गया डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड, और डी क्या बना डायमीटर ऑफ द ट्यूब जिससे फ्लो हो रहा है। ठीक है यहां तक। अब आ जाए स्ट्रीम लाइन फ्लो एंड टर्बुलेंट फ्लो। ये देखो कैसा फ्लो है, कैसा फ्लो है स्ट्रीम लाइन। हमने V1 V2 V3 शो किया। क्या मतलब है? मतलब यह है कि अब जैसे मान लो क्लास में तीनों हैं, ये V1 पोजीशन पर रौनक है और ये अंशु है और ये आर्यन। अब रौनक यहां था, इसके पीछे अंशु था, इसके पीछे आर्यन था। तो भाई दोनों फॉलोअर हैं इसके, क्योंकि रौनक को नेता बनना है। तो रौनक जब यहां आया V3 पोजीशन पे तो जस्ट उसके पीछे अंशु था और उसके पीछे आर्यन। मतलब प्रीसीडिंग पार्टिकल को, आगे वाले पार्टिकल को वो फॉलो करता जा रहा है। जब पार्टिकल यहां पर है V3 पर तो पीछे है V2 और V1, सॉरी V1 पर यहां मतलब इसके पीछे। तो V1 का पोजीशन यदि V3 पोजीशन पर है तो V2 और पीछे, V3 और पीछे। जब यहां V1 आ गया फिर V1 यहां V2 पोजीशन पर आया तो ये V2 यहां हो गया V3, फिर V1 आया उसके पाथ को फॉलो किया V2, उसके पाथ को फॉलो किया V3। तो ये क्या बन गया स्ट्रीम लाइन फ्लो बन गया। ठीक। अब देखिए नेक्स्ट, अब ऐसा लेयर है भाई एकदम स्ट्रीम लिक्विड का ऐसे सिंपल लेयर है। अब इस लेयर में मान लो पिलर आया और इधर उधर पाथ को फॉलो कर दिया, जिगजैग हो गए, तो बन जाएंगे ये टर्बुलेंट। समझ में आ गया? तो कहता है इट इज द फ्लो ऑफ लिक्विड इन विच ईच पार्टिकल ऑफ द लिक्विड passing through a point travels along the same path and with the same velocity as the preceding particle। इसका मतलब V1 V2 V3 सबका वेलोसिटी सेम होगा। ठीक, इसको हम कहेंगे स्ट्रीम लाइन। ठीक, और इसका वैल्यू क्या होगा क्रिटिकल वेलोसिटी से कम होगा। अब वेलोसिटी ऑफ द लिक्विड बिकम्स ग्रेटर देन द क्रिटिकल वेलोसिटी तो क्या बन जाएगा जिगजैग पाथ, और जिगजैग पाथ को क्या कहेंगे टर्बुलेंट। इसलिए हमने पढ़ा होगा या देखा भी होगा कि इंजन ऑयल वगैरह को कभी लिखा रहता टर्बो ऑयल, टर्बो ऑयल है लिखा रहता ना, टर्बो टर्म यूज होता है। क्यों? जब लिक्विड उसमें डालते हैं, ऑयल डालते हैं, इंजन ऑयल डालते हैं तो वो टर्बुलेंट फ्लो होता है, जिगजैग इधर उधर इंजन के हर पार्ट में मूव कर सकता है, इसलिए नाम पड़ जाता है टर्बो ऑयल। आ गया समझ में? साइंटिफिकली सबका नाम रखा गया। क्लियर? आ रहा समझ में? चलिए अब नेक्स्ट पार्ट, रेनॉल्ड्स नंबर। ये आपको फ्लूइड के बिहेवियर को बताएगा, एक लिमिटिंग वैल्यू। रेनॉल्ड्स नंबर डायमेंशनलेस नंबर है। ठीक, नेचर ऑफ द फ्लूइड बता रहा है। रेनॉल्ड्स नंबर डिपेंड करता है, अभी जस्ट हमने जो क्रिटिकल वेलोसिटी है उसी से रेनॉल्ड्स नंबर निकाल लो, वही आएगा रिजल्ट, सेम रिजल्ट आएगा। अभी जो क्रिटिकल वेलोसिटी का फॉर्मूला है उससे रेनॉल्ड्स नंबर देखो क्या आता है। हाँ जस्ट अभी लिखा है, तो आर इज इक्वल टू रो वी डी बाई ईटा। अब ये कहता है रेनॉल्ड्स नंबर कि यदि फ्लो लैमिनर होगा तो रेनॉल्ड्स नंबर का वैल्यू आर ई का वैल्यू लेस देन 2000, तो फ्लो लैमिनर, लैमिनर फ्लो कंटिन्यूअस लेयर। और कहता है कि यदि रेनॉल्ड्स नंबर का वैल्यू 3000 से ज्यादा हो जाए तो ये टर्बुलेंट हो जाएंगे, और यदि अनस्टेबल है नीदर लैमिनर टर्बुलेंट तो ये लाई करेगा 2000
और 3000 के बीच में अनस्टेबल रहेगा। अब रेनॉल्ड्स पेन खरीदने जाओ तो देखो उसके ऊपर लिखा रहता है 045, इट इज लेस देन 2000, मीन्स फ्लो इज लैमिनर। तो रेनॉल्ड्स कंपनी ने जानबूझ करके नाम इसका रखा रेनॉल्ड्स 045। लैमिनर कंटिन्यूअस फ्लो लिखने में बड़ा स्मूथ होगा, साइंटिफिकली सोच के रखा। और वो ट्यूब के फॉर्म में रहता तो ज्यादा नंबर होता, तो फाइन बोर होता है ना, रिफिल तो बहुत पतला होता है, इसलिए उसका क्वांटिटी बहुत कम रखा गया। हो गया। अब कुछ और चीजें हम लोग जान ले। आइडियल फ्लूइड, आइडियल का मतलब क्या है? कोई मैन आइडियल है, रौनक जी आइडियल, एकदम अर्ली राइजर, 3:30 बजे उठते हैं, पूजा पाठ करते हैं, योगा करते हैं, नहीं, उसके बाद पढ़ते हैं, दिन भर मेहनत करते हैं, मार्केट जाते हैं, मोतीझील घूमते हैं, गोलगप्पे खाते हैं, ठीक, असम में ट्यूशन में कभी कभी लेट आते हैं, बिना नाश्ता किए नहीं है, तो आइडियल हो गया ना? नहीं। अच्छा, आइडियल का मतलब सिंपली हम लोग कहते हैं हर काम में उसका परफेक्शन। तो फ्लूइड ऐसा हो जो रोटेशनल इफेक्ट ना दो, स्टडी फ्लो हो, लैमिनर हो, इरोटेशनल हो, सारे कंडीशन को फुलफिल कर दे, तो उसको हम लोग आइडियल फ्लूइड कहते हैं। एन आइडियल फ्लूइड इज वन विच इज नॉन विस्कस, इनकम्प्रेसिबल, मतलब डेंसिटी रिमेन्स अनचेंज्ड थ्रू आउट द ट्यूब या थ्रू आउट द कंटेनर, उसका फ्लूइड का डेंसिटी सेम रहेगा, उसको हम लोग इनकम्प्रेसिबल, कंप्रेस नहीं कर सकते, फ्लो स्टडी होगा, ई रोटेशनल होगा, देयर इज नो रोटेशन ऑफ मोशन, ऐसे फ्लूइड को हम लोग आइडियल फ्लूइड कहते हैं। ठीक। नेक्स्ट कहता है रेट ऑफ फ्लो। रेट ऑफ फ्लो का मतलब क्या हुआ? वॉल्यूम ऑफ लिक्विड फ्लोइंग पर यूनिट टाइम थ्रू ए क्रॉस सेक्शन, इसी को हम लोग रेट ऑफ फ्लो कहें। अब रेट ऑफ फ्लो को हम लोग लिखते हैं ए इंटू वी, एरिया इंटू वेलोसिटी से रिप्रेजेंट करते हैं रेट ऑफ फ्लो को। तो यहां पर रेट ऑफ फ्लो क्यू से रिप्रेजेंट किया, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड फ्लोइंग पर यूनिट टाइम, कैसे बन गया? एरिया इंटू वेलोसिटी। वॉल्यूम को हम लोग लिखते हैं एरिया इनटू डिस्टेंस, जो ट्यूब का लेंथ है उससे लिक्विड फ्लो कर रहा है, तो डिस्टेंस मान लो इसका ट्यूब का लेंथ एल, तो ए एल लिखा जाएगा, लेंथ बाई टाइम। डिस्टेंस ट्रेवल पर यूनिट टाइम क्या कहलाता? वेलोसिटी, इसलिए हम लोग ए वी से रिप्रेजेंट, एरिया इंटू वेलोसिटी, क्वांटिटी को वॉल्यूम फ्लोइंग पर यूनिट टाइम, एरिया इंटू वेलोसिटी से रिप्रेजेंट होगा। आ गया समझ में? अब इसी पर बेस्ड हमारा इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी कहता है कि सिंपली जैसे ये हमने डिफरेंट क्रॉस सेक्शन का एक ट्यूब ले, अब इससे लिक्विड का फ्लो, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया A1, वेलोसिटी V1, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया A2, वेलोसिटी V2। तो कहता है कि जितना अमाउंट ऑफ लिक्विड, जितना वॉल्यूम ऑफ लिक्विड का फ्लो इस एंड में होगा, उतना ही उस एंड में होगा, और उस कंडीशन में एरिया इंटू वेलोसिटी का प्रोडक्ट इस एंड पर जो होगा, वही एरिया इंटू वेलोसिटी का प्रोडक्ट उस एंड पर होगा। ये हम लोगों को एक तरह से मैथमेटिकली शो करना है। तो हम किसी भी तरीके से ऐसे एज्यूम कर ले कि भाई इतना मास इंटर किया, इतना मास चला गया, मास को हम वॉल्यूम इनटू डेंसिटी लिख देते हैं। अब लिक्विड हम कैसा ले रहे हैं भाई? इनकंप्रेसिबल ले रहे हैं,
इनकंप्रेसिबल का मतलब डेंसिटी रिमेन्स सेम, तो V1 रो इज इक्वल टू V2 रो। वॉल्यूम को क्या लिख सकते, एरिया इनटू डिस्टेंस ट्रैवल इन दिस रीजन, ये बन गया वॉल्यूम, इसका एरिया A2 और डिस्टेंस ट्रैवल बाय द लिक्विड L2। ठीक, अब इसको हम क्या लिख सकते, A1 क्या होगा, वेलोसिटी V1 टाइम, जितना टाइम में एंटर कर रहा उतना ही टाइम उधर भी लगा, तो A2 V2 T और T कैंसिल हो गया, मींस A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2 एरिया इंटू वेलोसिटी का प्रोडक्ट कांस्टेंट। इसी इक्वेशन को हम लोग इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी कहते हैं। इसका मतलब फॉर इनकंप्रेसिबल नॉन विस्कस irrotational fluid, means for an ideal fluid, product of area and velocity remains constant। अब हमारा प्रॉब्लम ऐसा रह सकता कि जैसे एक ट्यूब है, फिर यहां से एक अनदर ट्यूब लिया, यहां से अनदर ट्यूब, इस एंड का एरिया A1 वेलोसिटी V1, इस एंड का एरिया A2 वेलोसिटी V2, इस एंड का एरिया A3 वेलोसिटी V3। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी कहता है यहां इस एंड पर यदि हम इसको लिखना चाहें, इधर लिख रहे हैं, तो ये क्या बन जाएगा, A1 V1 के दो पार्ट बन गए, A2 V2 और प्लस A3 V3। यही कहलाता है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। आ गया समझ में? तो हम लोग अपने रिजल्ट को एक बार चेक कर लें। If there is no source or sink of the fluid along the length of the pipe, the mass of the fluid crossing any cross section of the pipe per second is always constant. That is A1 V1 is equal to A2 V2, means AB is equal to constant। आ गया समझ में? यहां तक आज की क्लास यहीं तक। कल हम लोग एनर्जी, टाइप्स ऑफ एनर्जी पढ़ेंगे और बर्नौलिस थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है।